भारत में बड़ी जनसंख्या पर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। एक वर्ग को टारगेट करने को लेकर अब यहां पर जुबानी जंग जो है वो सूबे के भीतर चल पड़ी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा पर जाते हैं। देश में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस चल पड़ी है। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की आबादी तेजी से आगे बढ़ रही है और जो आबादी बढ़ने की स्पीड है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन को भारत पछाड़ देगा। देश के भीतर बढ़ती जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, इसे लेकर सरकार समय समय पर विचार करती रही, लेकिन जब जब इस पर चर्चा शुरू हुई तब इसका विरोध भी शुरू हुआ और राजनीति भी। इन दिनों भी कुछ ऐसी ही बहस जारी है। विश्व जनसंख्या दिवस से अभियान शुरू किया गया, जिसके जरिए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। लेकिन इस मौके पर नेताओं के बयान ने अलग ही बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड में भी अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी इस मामले पर बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान के जरिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एक वर्ग को बताया है। प्रदेश में एक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग, माननीय हमारे जनप्रतिनिधि इस पखवाड़े में शामिल हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि वे जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे रखा जाए। क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत की आबादी जो है चाइना से ज़्यादा हो सकती है और आपने देखा होगा कि एक वर्ग इसमें ऐसा है कि जो सर्वाधिक आबादी बढ़ाने की उसमें है। तो इस पे भी हमें चाहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है हम जन जागरूकता अभियान चलाएं और इसके लिए जो पुरुष नसबंदी के लिए हम 2000 रुपये देते हैं और महिला नसबंदी के लिए हम 1400 रुपये दे रहे हैं। ये भी जो है पारितोषिक दिया जा रहा है और सभी जगह बड़े बड़े अभियान इस पे चला रहे हैं। एक तो सरकारी सुविधाएं जो हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा जो बढ़ाता है, जिसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनको उनकी सुविधाओं से वंचित रखना चाहिए एक, और दूसरा कम से कम जो है 2 या 3 बच्चों से ऊपर जो है अनुमति नहीं होनी चाहिए इसको बच्चे की। निश्चित रूप से बहुत ठोस कानून बनना चाहिए और कड़ाई से लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का भविष्य निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि आज चाइना और भारत जो है जनसंख्या वृद्धि से जो प्रभावित हो रहे हैं, वो यही कारण है। जनसंख्या कानून पर विपक्ष भी सरकार के समर्थन में खड़ा दिख रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए एक वर्ग को टारगेट करना गलत है। देखिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण में भी अगर दिमाग में वही बात हो कि आपसी भाईचारे को समाप्त करने की बात हो, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भी जनसंख्या नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष रखे, तो मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं है। यदि सरकार चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, तो उसके लिए राष्ट्रीय नीति बनाए और उस राष्ट्रीय नीति के तहत प्रत्येक वर्ग जो है उसके अनुसार चलने का काम करेगा। लेकिन हर चीज में भाजपा जो है वो जो सांप्रदायिकता का खेल खेलती है, कदापि उचित नहीं है। ये राष्ट्र हित में भी नहीं है। बता दें कि जिस तेजी के साथ भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, वो अगले साल यानी 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ सकता है। इस बात का खुलासा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट में किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में चीन की जनसंख्या 1.426 अरब है, जबकि भारत की पॉपुलेशन 1.412 अरब है। इस लिहाज से भारत अगले साल तक पॉपुलेशन के मामले में चीन को पछाड़ सकता है। अब ऐसे में समझने वाली बात ये है कि जिस स्पीड के साथ भारत की आबादी बढ़ रही है, अगर तेजी यही रही तो क्या भारत बढ़ती आबादी का बोझ झेल पाएगा? क्योंकि खाने की कमी अभी भी हमारे देश में है। फूड सिक्योरिटी पर आई संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 97 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं ले पाते।
यानी भारत की 70% से ज्यादा आबादी अभी भी हेल्दी डाइट से दूर है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में अभी भी 22 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषित हैं। यानी दुनिया भर में जितने कुपोषित हैं, उनमें से 32% अकेले भारतीय हैं। पीने को पर्याप्त पानी तक नहीं है। साल 2018 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 60 करोड़ भारतीय पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यानी इनके पास पीने का पर्याप्त पानी तक नहीं है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की लिस्ट में भारत 120वें नंबर पर है। नीति आयोग के मुताबिक साल 2030 तक पानी की आपूर्ति से दोगुनी ज्यादा मांग होगी, जिसकी वजह से लाखों लोग गंभीर पानी के संकट से जूझेंगे। इतना ही नहीं, साल 2030 तक 40% भारतीयों के पास पीने का पानी तक नहीं होगा। अब ऐसे में बढ़ती जनसंख्या क्या देश के लिए चिंता नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अभी मौजूदा हालात और जितनी आबादी है देश के भीतर, ऐसे में हमारे पास क्या कुछ सुविधाएं हैं और किस तरीके से कितने % लोगों के पास खाना है, पानी है, वो सुविधाएं हैं। और अगर जितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में जो रिपोर्ट है वो हमें क्या अलर्ट करती है। चाइना जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे आबादी वाला देश है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2023 में हम चाइना को भी पछाड़ सकते हैं जनसंख्या के लिए, और यहां पर हमें उस पर कंट्रोल करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। और यही कारण है कि अब हर राज्य की सरकार ने इस पर चिंता जाहिर की है। रास्ता क्या हो सकता है, इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, ये भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है कि एक वर्ग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जो बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, इसके लिए एक वर्ग जो है वो जिम्मेदार माना जाए। और ऐसे में अब विपक्ष भी पूछ रहा है कि जिस तरीके से एक वर्ग का नाम लिया जा रहा है या फिर एक वर्ग कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। रविंद्र कुमार जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम पंचोली जी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रविंद्र कुमार जी आपके साथ ही कर लेते हैं। समय समय पर, पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र किया गया हो, समय समय पर इस मुद्दे को उठाया गया है। 2015 में खुद 15 अगस्त के दिन हमें याद है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। उसके बाद कई बार भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। लेकिन जब 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है, तब नेताओं के बयान आने लगते हैं और इस तरीके से अभियान शुरू किया जाता है। कितना जरूरी है इस वक्त इस तरीके से कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का जो बयान सामने आया है, उसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, इसमें तो कोई असत्य नहीं है, ये तो पूर्ण रूप से सत्य है। और देश के प्रत्येक नागरिक जो जागरूक नागरिक है, और देश के तमाम पत्रकार, कोई सा भी चैनल उठा के देख लीजिए, 11 तारीख के जनसंख्या जो विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जब इस पे चर्चा होनी शुरू हुई, तो तमाम चैनलों के माध्यम से, तमाम अखबारों के माध्यम से इस बात को लेके ये चर्चा जोर पकड़ी कि भारत में जो है वो आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। और ये आंकड़ा भी बता रहा है कि जिस प्रकार से हम अगर इस रफ्तार से चल रहे हैं, उस रफ्तार से हम हो सकता है साल 6 महीने में चाइना को पीछे छोड़ दें। आप एक चीज़ और देखिए कि जो पूरी दुनिया की धरती का हिस्सा है भारत, वो लगभग 2.5 से 3% के लगभग है। और अगर दुनिया की आबादी के हिसाब से लगाएंगे तो 17% आबादी, 17.5% आबादी भारत देश के अंदर रहती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना पूर्ण रूप से एक सही फैसला है। सरकार को इस पे बढ़ चढ़कर, इस पे जागरूकता के आधार पे तो पिछले काफ़ी समय से इस पे अभियान चल रहे हैं। हम 3, हमारे 2, हम 2, हमारे 2, फिर हम 2, हमारा 1, ऐसे तमाम नारे, और उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने इसका पालन भी किया। और इसका कई हिस्सों में, कई वर्गों में इसका रिजल्ट भी आया। लेकिन जिस वर्ग की माननीय मंत्री जी ने बात करी है, ये बिल्कुल सत्यता है
कि एक वर्ग ने कहीं ना कहीं इसको अस्वीकार किया, इसे स्वीकार नहीं किया। उसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा मुद्दा है ये इस देश के अंदर। तो आज पूरी कड़ाई के साथ इस जनसंख्या नियंत्रण को लागू करने की तरफ देश की सरकारों को बढ़ना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए। अन्यथा आने वाले वक्त में हमारी भावी पीढ़ी जो है वो इस बोझ को सह नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें इस देश के अंदर एक बड़ी समस्याएं आनी खड़ी हो जाएंगी। जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट में दिखाया, पानी की समस्या, कुपोषण की समस्या, खाने की समस्या, तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी कि आज कल की उस समस्या को ठीक करने के लिए आज कड़ा फैसला लेना सरकारों को अति आवश्यक है। ठीक है शीशपाल जी, क्यों शिक्षा मंत्री का जो बयान है उस पर विपक्ष को ऐतराज है? क्या कहना चाहते हैं आप लोग और क्या वाकई जो बढ़ती जनसंख्या है वो आज चिंता नहीं है देश के लिए? देखिए रीना जी, हमें धन सिंह रावत जी जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं और इतने महत्वपूर्ण ओहदों की जिम्मेदारी, और वो शायद भूल रहे हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने संविधान की शपथ ली और संविधान की शपथ लेते हुए उन्होंने, अब संविधान क्या कहता है ये मुझे यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या, जैसे कि हमारे नेता अपने प्रीतम सिंह पंवार जी का विजुअल दिखा रहे थे, प्रीतम सिंह जी का विजुअल दिखा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो सदैव ही जो है जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में रही है। और आपको पता है कि इसमें सबसे पहला बिल देश के अंदर जनसंख्या नीति की जो घोषणा की वो कांग्रेस सरकार ने की। इसके लिए जो ड्राफ्ट लेकर के आए हम, कांग्रेस सरकार लेके आए। इसके लिए एक बृहद नीति जो विवाह के मामले में हो, चाहे जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की बात हो, उसके लिए पूरे मानदंड जो है कांग्रेस सरकार ने बनाए। और हम कहते हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इनके मंत्रियों से, कि आप अनर्गल बयानबाजी से हमेशा जो है चुनावी मूड में ना रहें। आप सरकार के मंत्री हैं और पूरी जनता के आप जो है मंत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इनको भी मानना चाहिए। तो आप जो है एक प्रदेश के शासक के तौर पर, विभाग के मंत्री के तौर पर आप जिम्मेदार सरकार के तौर पर व्यवहार करें, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, ना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के तौर पर। अब वर्ग विशेष की बात क्या होती है साहब, आप देखिए, अगर आप जनसंख्या के आंकड़ों को रीना जी अगर देखेंगे कि धन सिंह जी के पास मुझे नहीं पता कहां से आंकड़े आए, अभी तो जनसंख्या भी, जो नई जनसंख्या देश के अंदर होनी, जनगणना होनी है, उसके कोई आंकड़े देश के सामने आए ही नहीं, क्योंकि जनगणना ही शुरू नहीं हुई। तो ये किस आधार पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर पिछड़ों की बात है, ओबीसी की बात है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। अगर व्यापक जनगणना के कोई आंकड़े जब आएंगे भविष्य में, तब इस प्रकार की अगर कोई टिप्पणी मंत्री जी कहते तो हम तब लगता भी कि शायद इस प्रकार की कोई बात है। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं, केवल आपने, और देखिए इस उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं पता कि उसके संदर्भ में कह रहे हैं, ये पर्वतीय जनपद है, ये तो देव पर्वतीय राज्य है, देवभूमि है, यहाँ पर तो इस प्रकार की कोई बात है ही नहीं इस राज्य के अंदर। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की अगर बात होगी तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ और जो राजनीति के लिए, अगर राजनीतिक लाभ के लिए अगर इस प्रकार की बयानबाजी होगी तो उसका विरोध हम जारी रखेंगे। और देश हित के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का हम सदैव से पक्षधर रहे हैं, हमने इसकी पहल की है और हम आगे भी करेंगे। हम कहते हैं कि आप बार बार बातें ही करते हैं, आप इसके लिए व्यापक ड्राफ्ट लाइए तो सही देश के सामने, आप इसकी पहल किए तो सही, आप कोई कानून लाएं तो सही, लेकिन कानून ये लाएंगे नहीं, ड्राफ्ट ये बनाएंगे नहीं, केवल भाषणबाजी में, लच्छेदार बातों में, शब्दों के भ्रम जाल में देश को उलझा के रखने का इनका जो प्रयत्न रहता है, वोट बैंक की राजनीति का जो इनका मिशन रहता है, उस पर इनके नेता लगे रहते हैं। जी ठीक है, रविंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए, एक वर्ग विशेष को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर जनसंख्या की अगर बात की जाएगी तो हर एक समुदाय जो है इसके लिए जिम्मेदार होगा। सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट करना क्या लगता नहीं कि आपसी भाईचारे को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने जैसा है? देखिए, मैं रीना जी आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने संविधान, सांप्रदायिक, ये ऐसी बड़ी बड़ी बनावटी बातें जब ये करते हैं ना चैनलों पर बैठ के, लेकिन इस पे कहीं से कहीं तक इनका अमल करने के, इसके दो बिल्कुल ताजा, एक अभी का उदाहरण, एक इनकी पिछली सरकार का उदाहरण अभी आपको देता हूं। आप, इनकी सरकार झारखंड में है, वहां आपका संविधान कहां चला गया? जामताड़ा में, जहां कितने सारे स्कूलों के आगे उर्दू विद्यालय लिख दिया,
जहां शुक्रवार की छुट्टी कर दी, जहां प्रार्थना हाथ जोड़ के करानी बंद करवा दी। आपकी सरकार ने माननीय हरीश रावत जी की सरकार के समय में शुक्रवार की छुट्टी किसने दी थी? कहां गया वो सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब? ये कहना चैनलों पर बैठ के इस प्रकार के आप जिस प्रकार के बनावटी बातें करते हैं उसको अमल में नहीं है आपकी उसमें। और जिस प्रकार से रीना जी आपने कहा कि वर्ग विशेष के लिए गए कहा गया, तो आप एक देश में एक आंकड़ा आया प्रजनन को लेके, आप देखेंगे कि एक आबादी की प्रजनन जो है वो 2.38 के लगभग है, और जहां हिंदू आबादी है, हिंदुओं की प्रजनन है वो 1.96 के लगभग है। ऐसी जैन में है, ऐसी सिखों में, एक पूरा डाटा है। आप देखेंगे पूरे अखबार के माध्यम से मैंने पूरा देखा उसको। आप फिर ये तो डाटा के आधार पे कहा जा रहा है ना कि भाई एक वर्ग, आप इसे वैसे ही आप एक सरलीकरण में ऐसे देख लीजिए, आप अपने घर के आसपास या सड़क पे जाते हुए एक 10 आदमियों को पकड़ लीजिए, एक 2 वर्गों के व्यक्तियों को पकड़ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके परिवार में कितने बच्चे, आपको उसी समय स्पष्ट उदाहरण मिल जाएगा। इसमें तो कोई कहने वाली, इसमें टारगेट कहां हो गया? ये तो जागरूकता वाली बात है। कम बच्चे अगर होंगे किसी भी परिवार में, वो उसे अच्छा पढ़ाएगा, उसे अच्छा भोजन देगा, उसके लिए अच्छे रहने की सुविधा उत्पन्न करेगा। इसमें कहां वर्ग विशेष की बात आ गई? तो किसी भी प्रकार का वर्ग विशेष का कोई बात नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को कैसे उसको खत्म करना है, ये कह रहे हम ड्राफ्ट लेकर आए, हम बिल लेकर आए। अरे भैया, आप सब कुछ लेकर आए लेकिन किया कुछ नहीं। आप सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करने में लगे रहे, और आज भी उसी राजनीति को कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अटैक सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मामला जो है, जनसंख्या जिस प्रकार से भारत में बढ़ रही है, ये पूरे तरीके से खुल गया है। ये चैप्टर लोगों के बीच में आ गया है। अब आप उसको कैसे ढकेंगे? आप इसमें वर्ग विशेष, अरे भाई, वर्ग विशेष की बात करोगे, ये तो डाटा है, डाटा आ रहा है, ये तो रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है कि किस प्रकार से एक वर्ग विशेष की आबादी है, और उनको जागरूक करें या कानून के सहारे से करें। भाई, कानून अगर बनेगा तो वो मेरे लिए भी बनेगा, वर्ग विशेष के लिए बनेगा, और आपके लिए भी बनेगा, वो तो सबके लिए रहेगा। ठीक है। प्रेम पंचोली जी, क्या लग रहा है आपको? धन सिंह रावत का बयान, ठीक है, जवाब दीजिएगा सर। धन सिंह रावत का बयान क्या टारगेटेड है जैसा विपक्ष कह रहा है, और किस तरह से स्टेप्स लेने की आवश्यकता है इस दौरान? इस दौरान धन सिंह रावत जी बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं उत्तराखंड में, और अगर वो ऐसा कहते हैं जैसे आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया है, तो वो दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जब हम गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं तो इस तरह का बयान देना मुझे नहीं लगता कि वो समीचीन होगा। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि मुझे याद नहीं, यूरोप की कंट्रियों में एक बार बहुत बड़ी बीमारी आई थी, और जो बीमारी आई थी वो बहुत आध्यात्मिक लोग थे, धार्मिक लोग थे, और जब इतनी बीमारी आई तो सबने बोला कि जो पादरी जी हैं उसके पास जाओ, चर्च में जाओ और वहाँ प्रार्थना करो, सब लोग बच जाएंगे। लेकिन जब सब लोग चर्चों में इकट्ठे हुए तो पादरी मर गया। तब वहाँ के लोगों के समझ में बात आई कि जो धार्मिक उन्माद है ये हमें नहीं बचाएगा, हमें साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वैज्ञानिक चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, हमें फैक्ट जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेगी, हमें अपने दिमाग का विकास करना पड़ेगा, हमें जो ये अदृश्य चीज़ें हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, जो लोगों को अंदर डर और भय पैदा करती है, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, हमें अपनी एजुकेशन ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि धन सिंह जी को उस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और जो हमारे बहुत विद्वान जन यहाँ पे बैठे हुए हैं कांग्रेस और भाजपा के, रविंदर भाई हैं, शिषपाल भाई हैं, इनसे भी मेरी निवेदन है कि आप बहुत मजबूत पार्टी में हैं जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाते हैं, कभी न कभी इधर तो कभी उधर। तो वो अगर जो आप कहते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि न तो एकदम भाजपा सरकार बना पाएगी और न कांग्रेस सरकार बना पाएगी, क्योंकि सीमित लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिसी ने गड़बड़ की उसी को किक आउट कर देंगे चुनाव में। तो जो ये सवाल है, ये जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या बढ़ने का नहीं है। सवाल इस देश के अंदर ये है कि आपने सुविधाएं कितनी मुहैया कराई है। अभी का आंकड़ा आप देखेंगे, हमारे देश के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो काफ़ी कुछ इकट्ठी की जा चुकी है, तो उसका क्यों जमा करने भाई? पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को सुविधा मिलेगी, पब्लिक
के सुख सुविधाएं आगे बढ़ेगी, संसाधन यहाँ उपलब्ध होंगे, सड़कें अच्छी होगी, यहाँ लाइट अच्छी होगी, यहाँ लोगों के रहन सहन अच्छा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या जैसी चीज़ें, लोगों का एजुकेशन स्तर बहुत हाईली होगा, लोग समझेंगे कि जो ये धार्मिक उन्माद है, जो अंधविश्वास जैसी चीज़ें हमारे बीच में कि नहीं लड़का होगा तभी वंश चलेगा। जनसंख्या का जो रूप है वो भावनात्मक है। तो जब हम अपना एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जनसंख्या का सवाल खत्म हो जाएगा। और ये जिम्मेदारी उन लोगों के जो सत्ता चलाते हैं कि आप क्वालिटी की चीज़ कब देंगे, आप क्वालिटी का डेवलपमेंट कब करेंगे, क्वालिटी डेवलपमेंट मतलब विकास की जो चीज़ें हैं उसमें क्वालिटी कब आएगी। मुझे लगता है कि अपने 20-22 साल के सफ़र में मेरे सामने जो इमारतें बनी वो मेरे सामने गिर भी गई है। तो क्वालिटी डेवलपमेंट के सवाल आने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के सवाल आने चाहिए, क्वालिटी हेल्थ के सवाल आने चाहिए। जब ये सब चीज़ों में हम गुणवत्ता देंगे, समाज को देंगे, समाज हर नागरिक को देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है जनसंख्या कि बाप रे मेरे सामने वाले के तो 6 बेटे हैं। अब उसकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या आपने उस फैमिली के लिए उसके एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था की है? आप देखिए कि देश के अंदर जिन्होंने भी एजुकेशन लोन लिया है, आज की डेट में कह रहा हूं, इस प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, एक आम नागरिक के बेटे को एजुकेशन लोन नहीं मिला है। ये मैं बिल्कुल विद प्रूफ दे सकता हूं। मैंने ऐसे कई आर्टिकल लिखे हैं जिसमें बाकायदा नाम और केस स्टडी है कि आम नागरिक, आम फैमिली के आदमी को एजुकेशन लोन नहीं मिला। तो उसको क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगा जब वो हाई ग्रेजुएशन या टेक्निकल जैसे बीटेक, एमटेक या चीज़ें को आगे पढ़ाई करेगा। ये सवाल जनसंख्या का नहीं है, ये सवाल आपकी जिम्मेदारियों का है। जो सत्ता के नज़दीक हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जब आप समाज के बीच में, जब आप पब्लिक के लोग हो गए हैं, आप व्यक्तिगत नहीं है, जब आपके ऊपर समाज ने जिम्मेदारी दे दी है। आबादी देश के भीतर बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये वाकई चिंता का विषय है। इस पर अब हर एक राज्य सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड में भी बयान जो दिया गया उस पर भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिषपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जो आप यहाँ पर रिएक्शन देना चाह रहे थे उसके बाद में आती हूँ। रविंद्र जी, आपके पास। देखिए, रविंद्र जी ने अपने जवाब में जो 2 बातें की थी, एक तो उन्होंने झारखंड की बात उठाई और एक यहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी की बात उठाई। तो मैं रविंद्र जी को बताना चाहता हूं कि झारखंड का जो मामला है वहां पर पहले तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, गठबंधन में हमारा जरूर समर्थन वहां पर है। और जैसे ही ये मामला वहां पर संज्ञान में है, आप देख रहे होंगे उसकी जांच भी बिठा दी गई और सभी कुछ है। हम उसका समर्थन नहीं करते, इस प्रकार की बातें देश में नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी गलत करता है तो देश के संविधान और कानून उस पर काम करना चाहिए। जहां तक इन्होंने शुक्रवार की छुट्टी के, क्योंकि भाजपा का हर जगह भाजपा के प्रवक्ता इसको बार बार उठाते हैं, मैं रविंद्र जी को एक ऑफर देना चाहता हूं कि इस शुक्रवार की छुट्टी का जो जियो अगर कोई जारी हुआ उस पर माननीय हरीश रावत जी ने इनाम घोषित कर रखा है और उस इनाम के भागीदार यही बन जाए, उस छुट्टी का जियो यही हमें लाके दिखा दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कपोल कल्पित जो मनगढ़ंत आरोप ये हमेशा कांग्रेस के लिए रहता है, मैं उसको नकारता। और दूसरी जहां तक फिर ये जनसंख्या की जो डिबेट हो रही थी इस पर, क्योंकि प्रेम पंचोली जी ने बहुत विस्तार से अपने बात की और मैं उनकी बात से सहमत होते हुए उसी बात को आगे जोड़ता हूं कि मामला सरकारों को जिम्मेदारी के साथ, भाई शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें, महिला शिक्षा पर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अगर आपको चलो किसी वर्ग विशेष की बात है तो आप वहां पर विशेष आपको शिक्षा पे जोर देना चाहिए, आपको जागरूकता पर जोर देना चाहिए। आप इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कर क्या रहे हैं? कांग्रेस सरकारों में आप देखिए, मैंने कहा कि 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कांग्रेस सरकार में हुई, 1981 में नए अमेंडमेंट के साथ इस जनसंख्या नीति को लेके आए। और आप अगर याद होंगे रीना जी, आप अगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप शहरों में होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, कहीं उनको जमीन के पट्टे हों, चाहे धनराशि का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरी का मामला हो, ये सारे प्रोत्साहन जो है कांग्रेस सरकारों में हुए। और अब वो सब के सब, अब वो सब के सब बंद हो गए हैं। अब वो सरकारें उन पर आगे बढ़ नहीं रही हैं। तो सरकार को, ये स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को इस पे जागरूकता के लिए और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी को टारगेट करना चाहिए। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से यहां पर बात करूं तो आपको बता दूं कि जो 1991 से 2001 में और 2001 से 11 में जो जनगणनाएं हुई इस देश के अंदर, उसमें जो आंकड़े आए देश के सामने, जिसके बीच में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, लेकिन हिंदुओं की तुलना में जो इनकी वृद्धि दर थी
वो अधिक तेजी से घटी थी। आप इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, जागरूकता के साथ किसी भी वर्ग, मैंने कहा यहाँ हमारे यहाँ अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति लेकिन है, अभी ओबीसी तक वर्ग है, जनसंख्या तमाम वर्ग कानून है। को नहीं लाया गया, उसके पीछे की वजह क्या है ये बताइए, क्योंकि हर एक सियासी दल को यही डर है अपना वोट बैंक ना खिसक जाए। वोट बैंक खिसकने का ये डर रहा, यही वजह रही कि अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं किया गया है, ना ही कानून जो है वो लाया जा सका है। देखिए ठीक है जी रीना जी, देखिए, जहां तक आप, मैं पहले ही अपनी डिबेट में पहले कह चुका हूं, हमारे नेता भी इस बात को कह चुके हैं, और मैं रविंद्र जी को याद दिला दूं कि जनसंख्या जो जातिगत आंकड़ों की डिमांड पूरा विपक्ष देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लंबे समय से करता रहा, और यही इस जनसंख्या की जो है कि जातिगत उससे ये भाग रहे हैं। भाई, हम तो चाहते हैं देश के सामने सही तस्वीर आनी चाहिए, किसकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है, लेकिन ये कराते नहीं। इनके गृह मंत्री नित्यानंद राय जी का आप लोकसभा में दिया गया बयान अगर इनको याद होगा तो उन्होंने स्वयं इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि हम नहीं कराएंगे इस प्रकार की कोई जनगणना, ना हमने ऐसा कोई आदेश दिया। लेकिन मंशा होनी चाहिए रविंद्र कुमार जी, मंशा होनी चाहिए। अगर यहाँ चर्चा हो रही है और अगर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, चिंता अगर जाहिर की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वो बयान 11 तारीख का हम सभी को याद है, जब उन्होंने ये बयान दिया, कुछ मिलता जुलता ही बयान था धन सिंह रावत का भी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस पर स्टेप्स लिया कब जाएगा? क्या सिर्फ बातें होती रहेंगी या फिर वाकई स्टेप्स लिए जाएंगे? क्योंकि वोट बैंक की चिंता तो यकीनन हर सियासी दल को जरूर है, तभी इस पर एक ठोस कदम जो है वो अब तक नहीं उठाया गया है। आंकड़ों की अगर हम बात करें, देखिए कहा जा रहा है कि अगले साल तक हम चाइना को पछाड़ देंगे जनसंख्या में। ऐसे में 2050 की अगर हम बात करते हैं तो भारत की आबादी 1.668 बिलियन हो जाएगी। वहीं चाइना की बात करें तो 2050 तक 1.317 बिलियन हो जाएगी। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ भारत की आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे सामने सुख सुविधाएं कितनी है वो भी हमने रिपोर्ट के जरिए बताई है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि शिक्षा के ऊपर काम कितना हो रहा है। आखिर कौन सा वर्ग, कौन सा क्षेत्र इतना शिक्षित है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित होता है तो उसे बखूबी ये समझ में आता है कि हमें और हमारे विश्व को, प्रदेश को, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, विकास की राहें कैसे खोलनी है, हमें अपना भविष्य कैसे तैयार करना है। तो आपको लगता नहीं कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की जरूरत है, वहीं से सब कुछ बदलाव संभव है? देखिए, मैं रीना जी आपको याद दिला दूंगा, मैं कई सारी इन्होंने बातें कही, वो इनाम वाली बात कही। मैं पहली बात तो इन्हें बता दूं कि इनाम की राशि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कही थी, जो आपके उपाध्यक्ष ने कही थी, ना कि शुक्रवार वाली। शुक्रवार की छुट्टी रखी थी। अब आप इसे चेक कर लेना आप अपने हिसाब से। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए रीना जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आप 75 के दशक से जब जबरदस्ती कांग्रेस के राज में नसबंदी कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद से एक नारा कांग्रेस द्वारा लेकर आए कि हम दो हमारे तीन। उस नारे के साथ एक वर्ग ने उसे स्वीकार कर लिया कुछ जगहों पे, शहरी क्षेत्रों में। फिर उसके बाद 90 के दशक में आया हम दो हमारे दो। उस नारे को भी स्वीकार करते हुए एक वर्ग ने उस पर सहमति जता दी और उस नारे के साथ चल पड़ा। आज की डेट में आप अगर ये लगाएंगे कि इस बात को तो कानून के बगैर बनाए, आप लंबे समय से आंकड़ा देख लेंगे, इसके फैक्ट चेक करेंगे तो आपको दिखेगा किस प्रकार से एक हिंदू आबादी को लगातार इसकी बात को मानती आई कि भाई हम दो हमारे दो के फार्मूले में हमारा देश है, हमें इसमें यहाँ जनसंख्या कंट्रोल करना है, आने वाली पीढ़ी को हमें एक उज्जवल और अच्छा भारत देकर जाना है। आज जिस चीज को हम भोग रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को अच्छे तरीके से भोगे। लेकिन जिस प्रकार से एक वर्ग के लिए आप फिर कहूंगा कि जैसे योगी जी ने कहा या माननीय धन सिंह रावत जी ने कहा, मैं यहाँ किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा। आपने कहा कि इसमें पढ़ा लिखा भी होना चाहिए शिक्षा की तरफ। अरे भाई, शिक्षा में तो AMI मुस्लिम लीग के सबसे बड़े बैरिस्टर वो हैं, क्या नाम है उनका, मुस्लिम लीग के जो हमारे
आप उनसे बड़ा तो कोई बैरिस्टर नहीं होगा इस देश में, इतने पढ़े लिखे। ओवैसी जी हैं, अब वो जनसंख्या कानून के विरोध है। आप बताओ इसमें क्या कर लोगे आप किसे पढ़ाएंगे? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, और कई सारे जो है इनके नेता हैं जो जिन्होंने पूर्ण रूप से इसके खुले रूप से इसका विरोध किया। आप इसे शिक्षा का नहीं, ये एक तरीके से आप ये समझिए अब इस देश में सख्त कानून की आवश्यकता है, और कानून के तहत मतलब आप मानते नहीं है कि शिक्षा की कमी के कारण भी ये हो? अरे मैंने आपको उदाहरण दिया, ओवैसी जी से बड़ा शिक्षित होगा कोई? ओवैसी एक पूरे उस समुदाय को कैसे शिक्षित करेंगे बताइए ना। हर एक घर से, हर एक परिवार से शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये आपकी बात को मान रहा हूं, लेकिन मैंने आपकी बात का जवाब दिया है कि शिक्षा के साथ आज मैं अपने हिंदू उसकी बात करूं, मेरे यहाँ एक माली का काम करने आता है, उसके 2 बच्चे हैं, ना वो बेचारा पढ़ा लिखा है ना कुछ है। अब आप बताओ उसको शिक्षा क्या जरूरत है? उसे ये पता है ना कि मैंने अगर माली का काम कर रहा हूं तो मेरे बच्चे नहीं करेंगे, मैं इनके लिए अच्छा घर दूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। वो संभव कब होगा? जब उसका परिवार छोटा होगा। उसका परिवार छोटा होगा तो उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सहूलियत की चीजें एकत्रित कर सकता है। सिर्फ ये समझने का खेल है, ना कि ये कि आबादी के सहारे हम बढ़ा के और हम जो है कोई बड़ा काम कर लेंगे। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ डॉक्टर जमशेद उस्मानी जी भी जुड़ गए हैं। जमशेद उस्मानी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। देरी से आप पहुंचे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि देश के भीतर, भारत के अंदर जो आबादी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए वाकई ये समय आ चुका है जब कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी बताती है कि 2023 यानी कि अगले साल तक चाइना को भारत जो है वो पछाड़ सकता है जनसंख्या में। ऐसे में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी बयान सामने आना, उन्होंने कहा कि एक वर्ग इसके लिए जिम्मेदार। क्या है प्रतिक्रिया आपकी इस पर? मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें देश की समस्याओं को धार्मिक आधार पर नहीं देखना चाहिए। ये एक पूरे देश की समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्हें पूरे देश की समस्या को, खुद भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने भी ये बात कही है कि ये कोई किसी एक धर्म का मामला नहीं है। हाँ। ये समस्या है तो पूरे देश की समस्या है। हम इत्तेफाक करते हैं इस बात से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कानून की, बहुत कानून हमारे मुल्क के अंदर बने हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जागृति ना होने की वजह से उन पर अमल नहीं हो पाता। ज़रूरत है लोगों को हम जागरूक करें। और जागरूक कब होंगे? जब उनमें शिक्षा होगी। ज़रूर, इसमें कोई शक की बात नहीं कि देश का मुसलमान जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और जो लोग पिछड़े हुए हैं ज़ाहिर बात है उनमें जागृति नहीं होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए जाए, खासतौर एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। उसमें मुसलमान ही नहीं, जो भी पिछड़ा हुआ है, जब उनमें एजुकेशन आ जाएगी, आप देखिए कि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कोई क्या बयान दे रहा हो एक अलग बात है, लेकिन उन सब के यहाँ जनसंख्या खुद ब खुद, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कि हम कितनी ज़रूरत है, हमें कितना हमारे पास ज़रिया है, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अगर एजुकेशन होगी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मैं जानता हूँ कि मैं उन 2 को आसानी से पढ़ा सकता हूँ। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कोई बात, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जरूरत इस बात की है कि सिर्फ राजनीति की जाए, बिल्कुल राजनीति न की जाए, और इसको धर्म के एतबार नहीं, एक राष्ट्रीय समस्या है। उस समस्या को उसी नजरिए से हमें देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शिषपाल जी आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैं जवाब देना चाह रहा था रविंद्र जी की बात का, कि रविंद्र जी ने फिर अपने जवाब में वही बातें दोहराई कि इनाम कांग्रेस की तरफ से था जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी उस पर पहले ही जब अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है कि इस प्रकार का हमारी ओर से कोई भी बयान नहीं दिया, अगर किसी नेता ने दिया तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद मैं बता दूं कि देखिए, हम फिर बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात शिक्षा की आती है। आप शिक्षा के इतने विरोधी क्यों हैं? अगर शिक्षा नहीं होगी भाई, शिक्षा की अगर के द्वारा ही जागृति आएगी। वो महिलाओं के अंदर शिक्षा के लिए आपको विशेष काम करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था कि रविंद्र जी ने फिर जोर दी, साहब शुक्रवार की छुट्टी वाली बात, मैंने फिर अभी पहले और दोबारा बात दोहरा दूं कि हरीश रावत जी ने उस जियो के लिए इनाम घोषित किया हुआ। अगर आप उस जियो को ले आएंगे, आपने आधे दिन की छुट्टी घोषित करी, देखिए वो जियो आप ले आइए, इनाम की राशि आप ले जाइए। और दूसरा, रीना जी, मैं फिर बात आता हूं
कि देखिए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, समाज के सभी वर्गों की शिक्षा के लिए, और मैंने कहा जो विभागीय आप जागरूकता का काम जो है, अवेयरनेस का काम करें। जावेद उस्मानी जी ने भी मेरी इसी बात को कहा कि देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और जो लोग शिक्षित हैं आज वो शहरी क्षेत्रों में, मैंने कहा कि 2001 की जनगणना में और जो 99 से 1 में हुई और 2001 से 11 की जनगणना में, देखिए मैंने कहा कि जनसंख्या जो वृद्धि दर जो है वो अपेक्षित रूप से उस वर्ग विशेष की बहुत कम हुई है, देश के अंदर गिरी थी, तो जागरूकता के आधार पर हुई। लेकिन मैंने उसके बाद सारे जागरूकता के कार्यक्रम सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। भाई शिक्षा जो होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तो सरकारी स्तर पर होना चाहिए। तो सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी तो निश्चित तौर पर इनका बार बार तर्क ये है कि साहब शिक्षा से कुछ नहीं होता, एक जो है वहाँ सबसे बड़े बैरिस्टर वाला। देखिए राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी दूसरे राजनीतिक कारणों से अगर गलत बयानबाजी करते हैं तो देश की जनता सब कुछ जानती और समझती है। आज मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सरकारों को जिम्मेदारी का व्यवहार करना चाहिए। वो उस कानून का जो देश के संविधान के हिसाब से देश चले, ना कि किसी पार्टी के मैनिफेस्टो और विचारधारा से देश चले। हम इस बात को फिर दोहराना चाहेंगे, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी समाज का हो, व्यक्तिगत तौर पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और आप काम करें, सरकार जो समानता के आधार पर, फिर जो आपने संविधान की जिस प्रकार से शपथ ली, आप काम करिए, पूरा देश आपका साथ देगा। हम कह रहे हैं कि आप फिर से आप लाइए इस पर जो भी आप लाना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पर शिक्षाविद स्कॉलर यहाँ पर हमारे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि कानून तो इस देश में पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं होगी, महिलाओं में जागरूकता नहीं होगी, पिछड़े समाज में जागरूकता नहीं, तो उसका कानून का पालन कौन करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कानून का पालन करने के लिए भी जागरूकता हो। तो ये मामला जन जागृति का, जागरूकता का, अवेयरनेस का है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्र कुमार जी कि कानून भी अगर लेकर आ रहे हैं तो वो जागरूकता उसमें होनी चाहिए कि हर एक नागरिक तक वो पहुंचे कि आखिर कानून कहता क्या है और किस तरीके से उसका फायदा लिया जा सकता है, कैसे तमाम चीजें कानून के तहत हो सकती हैं। जागरूकता की कमी के कारण ही कई मामले जो है वो सामने आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनसंख्या की भी अगर बात आएगी तो सबसे पहले शिक्षा देना लोगों को बहुत जरूरी है, तभी जाकर बदलाव होता है, मानसिकता में बदलाव तभी संभव है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा का होना बिल्कुल जरूरी है, और लगातार शिक्षित करने के लिए, शिक्षा के लिए लगातार लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं। मैं फिर आपकी उसी बात पे आऊँगा। सन 75 से लगभग 50 साल हो गए हैं जब परिवार नियोजन के लिए एक बड़ा भारी इस देश में हंगामा हुआ था। उसके बाद से परिवार नियोजन के लिए, परिवार को कम करने के लिए, सीमित रखने के लिए एक अभियान रूप में चलाया गया, कई नारे दिए गए, जागरूकता की गई। तो लगभग आज 50 साल हो गए, वो जागरूकता बनी। और हमारे जिस प्रकार से हमारे जमशेद भाई बैठे, ऐसे जागरूक लोगों ने इस पे अमल किया, आज उसी का नतीजा है। जिस प्रकार से बताया, उनका परिवार छोटा है, हम यहाँ बैठे हैं जितने भी सभी पारिवारिक लोग हैं, सबने ही अपने अपने परिवार छोटे रखें, सीमित रखें, इसी आशा के साथ कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए उसको सारी चीजें अच्छी दे सके। लेकिन साथ साथ शिक्षा भी चलिए। आज आप ये देखो ना, इन सारी चीजों के बाद भी जनसंख्या का रेट कम तो नहीं हुआ ना, रुका। कुछ एक जगहों पे आंकड़े कम आए, लेकिन कहीं पे कम नहीं आए। इसके क्या कारण है? इस कारण को भी तो खोजना पड़ेगा ना। ये हम सारे परिवार के लोग हैं, हम 4 भाई थे एक घर के, और चारों भाई एक ही छत के नीचे पले बड़े, सबको एक जैसी शिक्षा मिली। एक कमजोर क्यों रह गया, एक बड़ा क्यों हो गया? इसके कारण तो हमें ही खोजने पड़ेंगे ना। अब इसके कारणों के लिए जब कोई बात करता है तो विपक्षी दल कहता है जी सांप्रदायिक हो गए, गंगा जमुना तहजीब हो गई, इसमें ये हो गया, इसमें वो गया। ऐसा बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर कानून कोई भी आएगा, वो मेरे लिए भी उतना ही बराबर है, आपके लिए भी उतना बराबर है, दूसरे के लिए भी इतना ही बराबर है, और उसको अमल में लाया जा सके, उसके लिए जागरूकता लाई जा सके, ये लगातार इसकी ओर प्रयास लगातार जारी रखने चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस और भाजपा की बात आती है तो रविंद्र भाई ने बताया कि 50 साल पहले इमरजेंसी इस देश के अंदर आई थी, और इमरजेंसी ने जो हाल इस देश के राजनीतिक संगठनों के किए वो सबके सामने हैं। आज सवाल इस बात का है कि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस करेगा कौन, अवेयरनेस किसके लिए करना है?
तो ये 2-3 सवाल हमारे देश के अंदर इस मौजूदा समय में बड़ा संक्रमण का दौर है इस चीज़ को लेकर के, कि जिन लोगों ने अवेयरनेस का काम करना था उन लोगों के हाथ कमज़ोर हो चुके हैं। इस देश के अंदर जब पिछले 10 सालों में जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कई तरह के कानून बदले हैं। हमारे देश के अंदर जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे, संस्थाएं थी जो काम करती थी, जो अवेयरनेस का काम करती थी, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती थी, जो परिवार नियोजन के लिए काम करती थी भावनात्मक रूप से, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि जब कांग्रेस इसमें हार गई, जब इन्होंने कानून लाया कि इमरजेंसी जब लगी थी कि परिवार नियोजन करना है, जरूरी करना, ये अनिवार्य कर दिया था, तो क्या हाल हुए, क्या दुर्गति हुई, उसका रिजल्ट आज तक नहीं मिला, क्योंकि तब से लेकर के अब तक जो है जनसंख्या बढ़ती गई है। तो ये तमाम सवाल हैं कि जिन लोगों ने काम करना था उनके हाथ कमज़ोर हो चुके हैं, और इस देश के जिम्मेदार लोगों को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो संसद के अंदर जो नीतियां लागू होती हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो जागरूकता करने वाले लोग हैं उनके हाथों को कमज़ोर न करें, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि मैं फिर भी उसी बात पर आऊँगा कि हमारे देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा है वो बहुत जमा हो चुकी है, वो किसके लिए जमा हो चुकी है, ये बड़ा सवाल इस देश के अंदर। और जब ये लोग कहते हैं कि हमारा देश 2023 में चाइना से आगे पहुंच जाएगा, तो इस बात पे भी गर्व कर लेना चाहिए कि हमारा देश ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ हैं, और जिस चाइना की बात हम करते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं। तो हमारा जो युवा देश है, इस युवा देश के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके विकास की चीज़ें हैं, उनके हाथ में रोजगार की चीज़ें हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन की चीज़ें हैं, स्कूलें बहुत ज़्यादा है। ये भी तो देखिए ना कि चाइना में बजट कितना रखा जाता है, हाँ, शिक्षा देने के लिए कितना बजट रखा जाता है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, बजाय हम जनसंख्या नियंत्रण से पहले हम संसाधनों पे बात करें कि हम अपने नागरिकों को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को कि कैसी सुविधा, कैसे संसाधन उपलब्ध कराएं, ताकि उनमें ये जो अंधविश्वास की चीज़ें हैं, जो धार्मिक उन्माद की चीज़ें हैं, वो न फैले। एक एग्जाम्पल है कि जब धार्मिक उन्माद की बात राजनीतिक दल करते हैं, तो मैं तो कभी सोचता हूँ कि जो ये गंगा हमारी बह रही है यहाँ से, वो पिरान कलेर क्यों जाती होगी, वो दूसरे रास्ते क्यों नहीं जाती है। तो ये समझना चाहिए इन लोगों को, ये बनावटी चीजें हैं, ठीक है। ये ऐसी कोई चीजें नहीं। हाँ, तो इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन पे हमको काम करना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात को मेरे फाइनल कमेंट के साथ तीनों रखिएगा। साथियों ने अभी एक बात को माना कि हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई शक की बात नहीं। इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है, राजनीति सब करते हैं, करनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में अगर कांग्रेस के एक आदमी ने, कांग्रेस के ही, किसी और ने नहीं, मुसलमानों के लिए ये मांग लिया है कि साहब आप हमें एक एजुकेशन संस्थान दे दीजिए, तो उसने कौन सा अपराध कर लिया था। इस प्रदेश की, क्या देश की दोनों बड़े पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने इसलिए कि साहब हमने तो ऐसा कोई कमिटमेंट किया ही नहीं, और भाजपा ने इसलिए कि बहुत बड़ा गुनाह कर लिया कि भाई आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट देने की बात क्यों कर ली। आखिर कौन सा अपराध किया था उस आदमी ने, जो दोनों पार्टियां कर रही। आप सब मान रहे हैं इस बात को कि मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन होनी चाहिए, तो भाई एजुकेशन देगा कौन, इंस्टीट्यूट देगा कौन। आप दोनों बड़ी पार्टियां तो इस बात से एतराज कर रही हैं कि एक आदमी ने क्यों मांग लिया, उसे पार्टी तक से निकाल दिया कांग्रेस ने। यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर सभी समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अलग समुदाय के लिए अलग यूनिवर्सिटी। मैम आपकी बात दुरुस्त मान ली हमने। जहां तक मैं बात बताऊं, उस शख्स ने जिसने बात कही शायद उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं रहा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में बात है, वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई थी, बल्कि उस क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जिस विधानसभा की बात चल रही थी, वहां पे इंस्टीट्यूट की बात हुई थी, वहां यूनिवर्सिटी की बात हुई थी। वो अनजाने में कैसे उस शख्स ने तो हमने भी मुस्लिम सुना यूनिवर्सिटी था, का अल्फाज कर दिया। हालांकि यू टर्न ले लिया था अपने बयान से। देखिए लेकिन देखिए बयान मुझे तो उनके द्वारा दिया गया था। सवाल इसी ये है बयान कि पे, अगर इसी बयान पे आपको आपत्ति है उर्दू कि मुस्लिम बहुल यूनिवर्सिटी से क्षेत्र, एतराज था, देखिए तो कांग्रेस कहती कि साहब जमशेद जी, देखिए, आपके पढ़े लिखे होने का बिल्कुल पता लग गया, आपने बहुल क्षेत्र हो गया तो ऐसा कर दो जैसा जामताड़ा झारखंड में हुआ,
आप इसी सोच के लिए तो चलिए, मैं नहीं, बार-बार नहीं, इस एक बात बात बताइए कर आप। रहा हूं, चाहिए, इसी देखिए, सोच के लिए कह रहा भाईचारे हूं। की भावना से हम इस देश में रह रहे इसी- हैं, तो बिल्कुल इस बहुल तरीके वाला की क्षेत्र टिप्पणी है तो नहीं क्यों करनी खुले चाहिए बच्चे? जिससे कि आपको जिससे कि मुस्लिम माहौल नाम पे खराब अगर हो। मुस्लिम नाम ये पे सभी एतराज से- था ये तो सभी कहते से हैं कि साहब रिक्वेस्ट है। इंस्टीट्यूट खुलेगा सर, वहां पे। आपने आपकी पता लग गई उसी बात ठीक है, से जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। रीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि फिर से जैसे प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने बयान पर पुनर्विचार करें और ठीक है। वो संवैधानिक रूप से जो भी इसमें बन पड़ता हो, जो जागरूकता मामला है, एजुकेशन का मामला, अवेयरनेस का मामला है, उस पर काम करें तो ठीक है। प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम बहुत- करें तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बढ़ती जनसंख्या वाकई चिंता इसने बढ़ा दी है और यही कारण है कि अब सरकार भी इस तरफ सोच विचार कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट ने और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने का काम किया है कि चाइना से भी ज्यादा आगे भारत निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। तो ऐसे में कंट्रोल करना या फिर उन सभी तक सुविधाएं पहुंचाना, फैसिलिटी पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना होगा सरकार इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती है। नमस्कार।